Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our a chapter which is already going on, that is excretion and osmoregulation. Okay, तो इस वाले चैप्टर में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन वाले टॉपिक को लेके। इतना याद रखना कि ये जो टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। याद रखना यूरिन फॉर्मेशन जो है, इसके लिए टोटल 3 टेक्निक्स यूज होती है। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस जोन को लेके बात कर रहे हैं। याद है नेफ्रॉन्स फॉर्मेशन जब होता है, मतलब जो नेफ्रॉन होते हैं, है ना, तो उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यस और नो? तो हम लोग क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट लेबल करते हैं, जैसे कि ये बॉमेंस कैप्सूल हो गया, यहाँ पे पीसीटी है, फिर ये लूप ऑफ हैनेली है, फिर डीसीटी है एंड देन सीटी है। और ये जो बॉमेंस कैप्सूल के अंदर जो कॉइलिंग होती है, दैट इज अ ग्लोमेरस। तो हम लोग जो ग्लोमेरस से फिल्ट्रेट होता है, ओके, जो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है ग्लोमेरस के थ्रू, हम लोग उसको ग्लोमेर फिल्ट्रेशन कहते हैं, या फिर इसी प्रोसेस का दूसरा नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, फाइन। इसके बाद होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एक बार जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो भी सारी चीजें फिल्टर कर चुका है, वो बॉमेंस कैप्सूल से होते हुए पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हैनेली में जाता है। लेकिन ये सारी जो प्रोसीजर है, इसमें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किए जाते हैं। मतलब ऐसा है कि जब ब्लड फिल्टर होता है तो काफी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें और वेस्ट मटेरियल साथ में फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, फैट्स और प्रोटीन फिल्टर नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ब्लड से फैट्स एंड प्रोटीन जो है वो फिल्टर नहीं किए जाते, क्योंकि वो साइज में बड़े होते हैं। फाइन। नाउ बात किसकी चल रही है? बाकी सारे अदर सब्सटेंस की बात चल रही है, अदर देन प्रोटीन्स, अदर देन फैट्स, वॉट एवर द थिंग्स हैज बीन गेट फिल्टर आउट ओवर देयर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना, एमिनो एसिड्स हो गए, इसके बाद वाटर, फिर वेस्ट मटेरियल, सारे ऐसे सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो सब फिल्टर हो जाते हैं, प्लाज्मा एंड ऑल। ओके, अब उनमें कुछ कुछ चीजें जो बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, वो बॉडी फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, और इतनी सारी बातें होने के बाद द लास्ट वन लेफ्ट इज दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये एक ऐसा टेक्निक है यहाँ पे, जहाँ पे जो भी फाइनली चीजें हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और फिर the urine formation will taking place which will be directly poured into the collecting tubule, or you can say collecting ducts, जिसको फिर हम लोग यूरिन कहेंगे। ओके, फाइन। तो ये जनरल वे में 3 स्टेप प्रोसीजर है जो कि फॉलो होगी, काफी सिस्टमैटिकली डिजाइन किया गया है। ओके, चलो समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना ये सारे स्टेटमेंट्स आप लोगों को कंपलसरी समझने हैं, यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर इसका दूसरा नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अभी इसको डिटेल एनालिसिस करना है। ओके, on an average you can see over here 1,100, ओके, या फिर 1100 से लेके 1200, 1200, ओके, 1100 to 1200 ml of the blood is getting filtered. ओके, ये भी कितना? पर मिनट में। हर मिनट में हमारा 1100 to 1200 ml of the blood is getting filtered. ओके, क्या ये नीट क्वेश्चन है? मार्क कर लो पहली बात। ओके, नेक्स्ट, द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो फॉर्म्ड होते हैं, दे आर नैरोअर, okay, than the efferent renal arteriole. What did you understand by the term called as the efferent renal arteriole? ये वही है, देखो, तुमको पता है आर्टरीज होती है वो साइज में डायमीटर वाइज, लुमेन वाइज बड़ी होती है। ओके, फिर वो फाइन फाइन ब्रांचेस में मतलब डिवाइड होने लगते, तो हम लोग इसको आर्टीरियोल्स कहते हैं। आर्टरी हैज गिवन राइज टू द आर्टीरियोल्स। तो ये अब जो आर्टीरियोल है, ये किडनी के अंदर जाएगी और ग्लोमेरुलर फॉर्म करने की कोशिश करेगी। सो इसी को हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ओके, रेनल आर्टीरियोल इसलिए क्योंकि ये किडनी के अंदर जा रही है। फाइन। अब ये आर्टरी जो थी, ये ब्लड लेके गई किडनी के पास, मतलब ग्लोमेरुलस के पास। क्यों? ताकि फिल्ट्रेशन हो सके। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वगैरह होगा, मतलब ये कैपिलरीज फॉर्म्ड हो जाएगी। फाइन। और उसके बाद ये फाइन ट्यूब बन के बाहर निकलती है। तो ये जो फाइन ट्यूब बन के बाहर निकल रही है, हम लोग इसको कहते हैं वेन। ओके, फिलहाल के लिए हम लोग इसको वेन कहेंगे, बाकी सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए टेक्निक समझ में आ गई। आर्टरी हैज गिवन राइज टू द आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स हैज गिवन राइज टू द फाइन कैपिलरीज, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहते हैं। इनका लूमेन जो है वो नैरो होता है एज कंपेयर टू द एफरेंट आर्टीरियोल, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो वेन निकल रहा है, एक्चुअली इसको इफरेंट वेन कहते हैं, ओके, या फिर इफरेंट आर्टरी ही कहते हैं।
ओके क्या कहते हैं इसको, इफरेंट आर्टरी ही कहते हैं। ओके नेक्स्ट, दिस इफरेंट आर्टरी एंड एफरेंट आर्टरी में फर्क है। इफरेंट आर्टरी का लुमेन कम थिकनेस का होगा, वेरएज एफरेंट आर्टरी का थिकनेस ज्यादा होगा। ओके डायमीटर वाइज एफरेंट आर्टीरियल बड़ी होगी एंड डायमीटर वाइज इफरेंट आर्टीरियल कम होगी। ओके समझ में आ गया क्या है, ये नीट का क्वेश्चन है अगेन, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पे। दूसरी बात समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकम्स वेरी हाई। ओके क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, सो दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विल टेक्स प्लेस। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो अंडर प्रेशर हो रहा है। ये तो तुम लोगों को प्रीवियस लेक्चर से ही समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हाउ दैट प्रेशर हेल्प्स द ब्लड टू गेट फिल्टर आउट, है कि नहीं। हम लोगों ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी निकाला था, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, नाउ थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है जो खाली प्रोटीन्स एंड फैट्स को छोड़ देती है, बाकी सारी चीजें फिल्टर कर देती है। और मैंने ये भी बोला था कि नॉर्मल जो कैपिलरीज होती है उनके कंपैरेटिवली ये जो ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज होती है वो काफी अच्छा फिल्टर करती है चीजों को। समझ में आ रही है सारी बातें यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्दर टॉपिक, दैट इज सी दस द वाटर एंड मेनी डिजॉल्व सब्सटेंस। देखो यहाँ पे दस द वाटर एंड मेनी डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड आउट। ओके कहां पे फिल्टर हो रहा है, देखो इन द लूमेन ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल। कहां पे फिल्टर हो गया, बॉमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो गया थ्रू इट्स वॉल। ओके द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कंटेन्स, अभी ये आपको जान लेना है यहाँ पे, क्योंकि यही आपके नीट के क्वेश्चंस है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें फिल्टर हो जाती है। तो देखो मेरे बच्चों लोग यहाँ पे ध्यान दो, वाटर आ गया, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, क्रिटेनाइन आ गया, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम एंड विटामिन, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी। ठीक है, लेकिन इतनी चीजें तो आपको कंपलसरी ध्यान में रखनी है। ओके अभी बढ़ते हैं आगे। देखो अब क्या है, ब्लड जो फिल्टर हो चुका है, सारी चीजें बॉमेंस कैप्सूल के अंदर पोर कर चुका है, तो बाकी का जो ब्लड का वॉल्यूम है वो आगे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब कैपिलरी से होते हुए वो आगे जाएगा, तो वह आगे किधर जा रहा है, इफरेंट रेनल आर्टीरियोल्स में जा रहा है। किस में जा रहा है, इफरेंट रेनल आर्टीरियोल। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक्चुअली क्या बात हो गई है यहाँ पे, नहीं तो आप लोग फिर गड़बड़ कर दोगे समझने के लिए। देखो यहाँ पे हम लोग ड्रॉइंग बनाते हैं, ये मैंने बनाया एफरेंट आर्टीरियोल। ओके और ये इसने यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज फॉर्म कर ली जिसको हम लोग ग्लोमेरस कहते हैं। फाइन, अब यहाँ से फिर ये एक पतली ट्यूब बन के बाहर निकलेगी। देखो इसका लूमेन कम है। ओके ये यहाँ पे मैं लेबलिंग कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लेबलिंग कर देते हैं, EFFERENT इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। फाइन, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई, और इसको हम लोग लेबल कर देंगे ग्लोमेरस। ठीक है, ग्लोमेरुलस लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो इसको समझो कि सर ने क्या क्या लेबल की है, तो ये लेबलिंग इसकी हो गई, और ये लेबलिंग इसकी हो गई, और ये ग्लोमेरस लेबलिंग इसकी हो गई। फाइन, और सारा फिल्ट्रेशन जो हुआ वो बॉमेंस कैप्सूल के अंदर हुआ कि नहीं, है ना। तो ये नीचे क्या है, ये हमारा बॉमेंस कैप्सूल है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में फिलहाल के लिए लेबल कर देते हैं BC करके। ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल हैज बीन लेबल्ड ओवर हियर। फाइन, अब सारा जो भी फिल्ट्रेशन हुआ था वो बॉमेंस कैप्सूल के अंदर हुआ, और ये प्रेशर में हुआ, हाई प्रेशर में काम हुआ है। ये तुमको पता है ये सारे प्रेशर्स क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये सारे अंडर प्रेशर में काम हुआ है। ये सारा फिल्ट्रेट जो है यहाँ पे जमा हो चुका है। ठीक है, मतलब इसके अंदर डाल दिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अभी एक नाम है फिल्ट्रेट करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कह सकते हो, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। फाइन, ये सारी बातें हो गई। अब ध्यान दो कलर के ऊपर। ओके मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ सो डेट आप लोगों को समझ में आए कि मैं एक्चुअली बात किसके बारे में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेड कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइन, ये देखो ये ब्लड यहाँ से एफरेंट आर्टरी से आया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया। ठीक है, अब जो भी फिल्टर ब्लड है वो इफरेंट आर्टीरियोल में जा रहा है।
फाइन, इफरेंट आर्टीरियोल में जा रहा है। और आपको पता है ये इफरेंट आर्टीरियोल क्या करेगा, तो ये आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा, है कि नहीं? आगे जाके क्या बनाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा। यहाँ पे मैं पीटी लिख देता हूँ, पीटी स्टैंड फॉर द पीटीसी लिख देते हैं, ठीक है? इसको प्रॉक्सिमल कॉर्नोलेटेड ट्यूबुल नहीं है, वो पीसीटी होता है, ये पीटीसी है। ओके, दैट इज व्हाट, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अभी शॉर्टकट में है, आगे जाके और डिटेल में एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है? और ये पीसीटी ही आगे जाके क्या फॉर्म कर लेती है, आगे जाके रेनल वेन फॉर्म कर लेती है ना? क्या फॉर्म कर लेती है आगे जाके, रेनल वेन। तो इसको मैं आरवी कह देता हूं फिलहाल के लिए, रेनल वेन, जो कि ब्लड को फिर से टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाते हैं। ओके, मतलब मेन सर्कुलेशन में ब्लड को पोर कर दिया जाता है। और यही पीसीटी को आगे जाके मान लो नीचे से अगर लूप ऑफ हेनली के अराउंड कॉइलिंग आपको देखने मिलेगा, तो ये वासा रेक्टे कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वासा रेक्टे। क्लियर है कि नहीं? अब ये लूप ऑफ हेनली कहाँ पे बनता है, आपको पता है, यहाँ पे कुछ पीसीटी वगैरह फॉर्मेशन होगा। देखो सारी बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। यही हो गया ना तुम्हारा लूप ऑफ हेनली। तो ये यू शेप स्ट्रक्चर क्या है, लूप ऑफ हेनली। तो ये यू शेप स्ट्रक्चर क्या है, ये इसके यहाँ पे समझ लो। अभी तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा दिखाया है, ये पूरी रेड कलर की ड्रॉइंग है ना, इसके साथ कोलाज कर लो, ठीक है? इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर लो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब पीटीसी, दैट इज अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड द वासा रेक्टे टुगेदर फ्यूज एंड गिव राइज टू अ रेनल वेन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ। अगर आप लोगों को ये पार्ट समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, इसलिए आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक काम करना, पहले से सारे लेक्चर वीडियोस देखना, देन ओनली यू कैन मेक अ लिंक विद दिस चैप्टर। और मैंने जैसे कि कहा, आज का लेक्चर जो है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है आप लोगों के लिए, ठीक है? नेक्स्ट, thus the glomerular filtrate, now देखो, the glomerular filtrate and the blood plasma are similar except that the glomerular filtrate does not have the proteins and the fats। मैंने यही पॉइंट अभी आप लोगों को कितने देर से बोल रहा हूँ कि प्रोटीन्स एंड फैट जो है वो फिल्टर नहीं होते, यही फर्क रह जाता है, ठीक है? कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर, देखो, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म्ड बाय बोथ द किडनीज पर मिनट, मतलब दोनों किडनी का मिला के देखो, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म बाय बोथ द किडनीज पर मिनट कॉल्ड एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब दोनों किडनी का मिला के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो निकाला था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, मतलब देखा था, वो 125 ml था पर मिनट में। कितना ml था, 125 ml पर मिनट था। एंड 180 लीटर पर डे होता है। ओके, कितना होता है, 180 लीटर पर डे। ये सब नीट के क्वेश्चन से ध्यान रखना। 125 ml पर मिनट ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 लीटर वॉल्यूम पर डे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इतना इतना यूरिन तो रिलीज नहीं किया जाता ना एक दिन के अंदर, समझ में आ रही है बातें? ओके, ये तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। अभी इसमें से काफी सारी चीजें रीएब्सॉर्ब होनी बाकी है। इतना 180 लीटर फिल्टर कर देंगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएंगी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अभी इसके लिए ही बाकी के प्रोसीजर होती है। लेकिन बिफोर मैं एंटर कर जाऊं बाकी के एक्सप्लेनेशन के लिए, कुछ यहाँ पे रेगुलेशन वाली एक्टिविटी है, उसको समझ लो। यानी आप लोगों को दो एक ऐसी टॉपिक समझने हैं जिसके वजह से ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो देखो इसको, ऑटो रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस? देखो, थ्री इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक मैकेनिज्म प्रोवाइड्स द ऑटो रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट समझना है तो आपको तीन मैकेनिज्म जो है इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो, मायोजेनिक कहते हैं, मायोजेनिक मैकेनिज्म। मायोजेनिक मैकेनिज्म मतलब क्या, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, देखो, इट टेंड्स टू स्ट्रेच द एफरेंट आर्टीरियोल, मतलब एफरेंट आर्टीरियोल को स्टिमुलस मिल रही है, विच इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलस। अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो एफरेंट आर्टरीज में स्ट्रेचिंग देखने मिलता है, जिसके वजह से ग्लोमेरस के पास ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? व्हेन द वॉल ऑफ द आर्टीरियोल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब आर्टीरियोल्स के वॉल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो डायमीटर जो है वो तो रेड्यूस होने वाली बात है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल इज गोइंग टू बी रेड्यूस्ड। समझ में आ रही है बात? दैट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ द ब्लड। प्रेशर ज्यादा है, ओके, ब्लड फ्लो बढ़ने वाला है, और इसी समय पे आर्टीरियोल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या है, डायमीटर कम हो रहा है। अब जब डायमीटर कम होगा तो बट ऑब्वियसली बात है, स्पीडली ब्लड जो है वो मूव ऑन करने की कोशिश करेगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्या समझ में नहीं आ रहेगा तो मैं फिर से इसको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ।
मान लो एक पाइप से आप पानी को है ना पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो, मतलब एक ऑलरेडी पाइप है, गार्डन में पानी डाल रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको पानी दूर तक उड़ाना है तो आप लोग क्या करोगे, उसके नोजल पे फिंगर लगा दोगे और उसका लूमेन जो है वो कम करने की कोशिश करोगे। जैसे ही आप लूमेन कम करने की कोशिश करते हो, अंदर का जो प्रेशर रहता है अब वो कम वाले लूमेन पे एग्जर्ट हो रहा है, इसके वजह से पानी है ना काफी दूर तक उड़ने की कोशिश करता है। समझ में आई? यही बात है जो आपको यहाँ पे समझना है। मतलब ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से और आर्टीरियल्स का कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डायमीटर जो है लूमेन का वो कम हो गया, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो था वो फटाफट होने लगा था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। इसको हम लोग कहते हैं मायोजेनिक मैकेनिज्म, याद रखना ये बात। दूसरा बता रहा हूँ यहाँ पे अभी, एक होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। ओके, जक्स्टा ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म, जेजीए सेल्स के बारे में बात की थी हम लोगों ने। ओके, देखो यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जिसको कहते हैं जेजीए सेल्स, विच सिक्रीट्स एन एंजाइम कॉल्ड एज अ रेनिन, है ना। रेनिन काम कर रहा है दैट मॉड्यूलेट्स द ब्लड प्रेशर एंड दस द रेनल ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है? रेनल में ब्लड फ्लो होता है। दिस रेगुलेट्स द जीएफआर। तो एक तो आप लोगों ने देखा मायोजेनिक मैकेनिज्म, अभी आप लोगों ने देखा जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus जिसको हम लोग कहते हैं जेजीएसएल, जो कि एंजाइम सीक्रेट करके देता है रेनिन, जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने में मदद करता है। कैसे, हम लोग देखेंगे, बाकी है अभी देखना। ठीक है, नेक्स्ट बात चल रही है यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल को लेके। अब ये तो जरूरी है, इसके बिना तो प्रोसीजर आगे खत्म कैसे होगी। तो देखो, ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी आर इनरवेटेड, सुनो ठीक से, ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी आर इनरवेटेड बाय द नर्व फाइबर्स, मतलब देयर इज अ सप्लाई ऑफ द न्यूरॉन्स हैज बीन टेकन प्लेस टुवर्ड्स द ब्लड वेसल्स। सही बात है, मतलब ब्लड वेसल्स को नर्व फाइबर्स जो है वो कनेक्टेड है। और वो क्या है, तो देखो नर्व फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक यानी क्या, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में काम करके देती है। ओके, देखो यहाँ पे व्हेन एक्टिवेटेड, देखो by the nerve fibers of the sympathetic neural system. When activated, the nerve fibers bring about the constriction of the renal arteries and causes a decrease in the renal flow and glomerular filtration rate. तो क्या चीजें डिक्रीज हो रही है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से? क्या चीजें आप लोगों को देखने मिल रही है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेनल आर्टरीज विल बी सीन ओवर हियर, जिसकी वजह से रेनल फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में। अभी बात करते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो चलो देरी किस बात की, बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम द बॉमेंस कैप्सूल, सुनो ठीक से, फ्रॉम द बॉमेंस कैप्सूल द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स एंटर द पीसीटी। सबसे पहला पार्ट यही है, पता है कि नहीं तुम लोग को? पीसीटी यानी क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ सी हाउ एंड व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट ओवर हियर, और वो कैसे मदद करते हैं, ये सारी बातें भी देखो। Absorption of the selected material takes place from the filtrate into the blood of the peritubular capillaries, or you can say vasa recta। मतलब क्या समझ में आया? मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले व्हाइट स्क्रीन पे दिखाया था। चलो चलते हैं व्हाइट स्क्रीन पे। ओके, तो देखो क्या होने वाला है। ये रहा आपका जो कि बॉमेंस कैप्सूल था। इसके बाद ये जो रेड रीजन आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यही तुम्हारा पीसीटी है। ये क्या है? यही तुम्हारा पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यही तुम्हारा नीचे लूप ऑफ एनली है। तो यहीं से ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ना, जो यहाँ पे मैंने बना के रखी है सेपरेटली, ये आप लोगों को कहाँ पे इमेजिन करनी है? ये आप लोगों को यहाँ पे इमेजिन करनी है, यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी इन द कॉर्टेक्स रीजन। ओके, इन द कॉर्टेक्स रीजन यू विल एबल टू सी द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और वासा रेक्टे की बात चल रही है तो वो नीचे लूप ऑफ हेनेल के पास कॉइलिंग दिखाती है। कहां पे कॉइलिंग दिखाती है? लूप ऑफ हेनेली के पास कॉइलिंग दिखाती है। और जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल है, जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल, मतलब किसमें से? फ्रॉम द बॉमेंस कैप्सूल से होते हुए जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट आपका पीसीटी में जाता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है। अब यहीं से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस चल रही है। मतलब जो भी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है वो फिर से ब्लड के अंदर ही तो पोर की जा रही है, नहीं तो कहां पे पोर करोगे? दूसरी कोई जगह है क्या यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक है, तो चलो ना अभी बढ़ते ना आगे। देखो, तो फिर से एक बार आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेलेक्टेड मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और यू कैन से वासा रेक्टा। इट इज टर्म्ड एज अ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना। क्वेश्चन यहां से आएगा। देखो, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें एक्टिवली और कौन सी चीजें पैसिवली एब्जॉर्ब की जाती है, तभी तो आप लोग
यहाँ पे मतलब एकदम होशियार माने जाएंगे कि अगर आप लोगों को कौन से सब्सटेंस कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं ये पता चल जाएगा तो बस काम ही खत्म ना आप लोगों का। और याद रखना 15 से 16 क्वेश्चंस आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से डेफिनेटली बनने वाले हैं। तो लास्ट यूनिट जो है आपके एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी, 15 से 16 क्वेश्चन तो आराम से आपके यहीं से आने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मतलब पूरा यूनिट है। तो देखो यहाँ पे, अक्रॉस द ट्यूबुलर epithelium, as already stated, the glomerular filtrate in the Bowman's capsule resemble blood plasma in the composition, except the plasma proteins and the fat। ये बार बार पॉइंट रिपीट हो रहा है। देखो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है या फिर जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जिसको मैं कहता हूं, इसके अंदर प्रोटीन्स और फैट नहीं है। और ये क्या है? सो इट इज ऑलमोस्ट यू कैन से आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा, मतलब जब सारी चीजें फिल्टर हो चुकी है, ये बॉमेंस कैप्सूल एंड फिर बॉमेंस कैप्सूल से होते हुए पीसीटी में जा रही है, तभी वो सोल्यूशन क्या है? तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। उसमें किसकी कमी है? तो उसमें प्रोटीन्स एंड फैट्स की कमी है। बस बात खत्म। बार बार पॉइंट रिपीट हो रहा है ये। ओके बस आइसोटोनिक हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी चलो देखते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करता क्या है अपने लिए। तो देखो अबाउट 65%, अबाउट कितना 65% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज नॉर्मली रीएब्सॉर्ब्ड इनटू द पीसीटी। समझ में आया? कितना परसेंटेज में पूरा रीअब्सॉर्ब हो रहा है? 65% में। क्या है ये? नीट का क्वेश्चन है इसलिए तो हाईलाइट करके रखा है। सोच रहे क्या हो? मार्क कर लो ये पॉइंट। ओके बिफोर रीचिंग टू द लूप ऑफ हेनली, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आप लोग किस में देख रहे हो? तो पीसीटी के अंदर देख रहे हो। इसमें क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब की जाती है? तो वो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, हार्मोन, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद पोटेशियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट आयंस एंड मच ऑफ द वाटर इज आल्सो गोइंग टू बी रीअब्सॉर्ब्ड। और इसके साथ में थोड़ा सा यूरिया भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, यूरिया इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट हार्म सब्सटेंस, थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं बॉडी में, ठीक है, फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड are absorbed। okay, sulfates and creatinine are not reabsorbed। ये नोट मार्क कर लो बेटा, ये भी एक मस्त क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। सल्फेट को और क्रिएटिनाइन को नहीं लिया जाता बॉडी में। ओके वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। उसको तो सीधा फेंकना है क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। फाइन चलो, अभी यही जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 लाइन है, ये 4 लाइन आपके 4-4 मार्क्स के पकड़ लो। कितना हो गया? 4 4 द 16, 16 मार्क्स तुम्हारे यहां से बन रहे हैं। देख लो ये 4 लाइन, अगर यही 4 लाइन क्वेश्चन आ गए तो तुम्हारी तो लॉटरी लगने वाली है। तो देख लो यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम जो है ये रीएब्सॉर्ब्ड होते हैं, इनको प्राइमरी कहा जाता है। ओके रीएब्सॉर्ब्ड एज अ प्राइमरी सब्सटेंस। एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? एनर्जी एक्सपेंडिचर के वजह से हो रहे हैं, नहीं तो एब्सॉर्ब नहीं की जा सकती। मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी विल रिक्वायर, मतलब एटीपी का रिक्वायर लगेगा तब जाके सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो रीएब्सॉर्ब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इट इज रीएब्सॉर्ब्ड सेकेंडरी बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये प्राइमरी सोडियम आयंस मतलब सोडियम एंड पोटेशियम आयंस बोल सकते हो। एंड ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है वो सेकेंडरी सब्सटेंस माने गए हैं। इट इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, मतलब एक्टिवली रीएब्सॉर्ब की जाती है, मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर का सिनेरियो है यहाँ पे। इसके अलावा वाटर, वाटर तो है एकदम बिंदास बंदा, तो वो ऑस्मोसिस करेगा, मतलब डिफ्यूज ऑस्मोसिस करके फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अभी हाई कंसंट्रेशन किस में रहेगा? सिंपल सा लॉजिक है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा था तो ज्यादा करके पानी यहीं पे फिल्टर हो चुका था, तो पानी आपको ज्यादा करके पीसीटी रीजन में ही देखने मिलेगा। तो वहां से इसको फिर से जाना पड़ेगा ब्लड के अंदर। बात क्लियर है एकदम? ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन एंड यूरिया जो बचता है ये नॉर्मली डिफ्यूज होके आ जाते हैं। ओके ब्लड के अंदर कैसे होते हैं? डिफ्यूज होके आते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इट इज आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। ये कैसा है? आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा है। ओके आपको ये ध्यान में रखना है। अभी पीसीटी के बाद देरी किस बात की? अभी चलो ना लूप ऑफ हेनली के बारे में बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। दो लिम्ब होते हैं, सही बात है। सबसे पहला डिसेंडिंग लिम्ब को लेके बात करते हैं ऑफ द लूप ऑफ हेनली। देखो एज द फिल्ट्रेट फ्लो इन इट, its water is reabsorbed due to the increase in the osmolality of the interstitial fluid। ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से पानी जो है मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जाता है इस एरिया से। ओके एंड सोडियम एंड अदर सोल्यूट्स आर नॉट रीएब्सॉर्ब्ड। मतलब क्या? एक बात तो क्लियर कट है कि ये जो डिसेंडिंग वाला लिम्ब है ये परमिएबल टू द वाटर है, नॉट परमिएबल टू द सोडियम एंड अदर सब्सटेंसेस। समझ में आ गई बात? सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओनली वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, इसलिए बाकी सारे जो आयंस हैं वो अभी भी अंदर ही पड़े हुए हैं, तो वो हाइपरटोनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट कहलाता है। बात क्लियर है? डिसेंडिंग लिम्ब जो है इट इज ओनली परमिएबल टू द वाटर, नॉट परमिएबल टू द सोडियम एंड द पोटेशियम आयंस। ओके तो आयंस जो है मैक्सिमम यहीं पे पड़े हुए हैं
डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर जो भी सिक्रीशन है फिल्ट्रेट के अंदर ही पड़े हुए हैं, जिसके वजह से फिल्ट्रेट जो है ये हाइपरटोनिक कंडीशन में है। ये भी आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है। लेकिन असेंडिंग लिम्फ ठीक इसका उल्टा करता है। मतलब क्या, नाउ इट इज परमिएबल टू द सॉरी इम्परमिएबल टू द वाटर बट परमिएबल टू द पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन एंड पार्शियली परमिएबल टू द यूरिया। मतलब क्या है कि ये सारे सब्सटेंसेस है ये ब्लड में जाएंगे। क्लियर है? इट इज इम्परमिएबल टू द वाटर ना, मतलब पानी तो अभी यहां से रीअब्सॉर्ब नहीं होने वाला है। पानी कहां से रीअब्सॉर्ब हुआ था? फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्फ, याद रखना ये बात। ओके, दस इन द थिक इन thus in the thick ascending limb of the loop of Henle, sodium, potassium, calcium, magnesium and the chlorides are reabsorbed. ओके तो यहाँ पे आयंस रीअब्सॉर्ब हो गए, तो वो हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा फिल्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके नाउ अब तुमको पता है कि असेंडिंग लिम्फ के बाद क्या आता है, तो तुम्हारा सिंपल सा आंसर है डीसीटी आएगा, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, देयर इज एन एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द एल्डोस्टेरॉन्स। अब डीसीटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो एल्डोस्टेरॉन कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सोडियम आयन जो है वो एक्टिवली एब्सॉर्ब हो रहे हैं, रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, ये याद रखना है आपको। ओके now aldosterone is what? So hormone which is secreted by the cortex of the adrenal gland. क्या सोच रहे हो, ये नीट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट कौन करता है, तो तुम्हारा आंसर रहेगा एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन पूछा कि एड्रिनल ग्लैंड में तो दो पार्ट आते हैं, एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स, तो कौन सीक्रेट करता है एल्डोस्टेरॉन? तो तुम्हारा सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड विल सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड एज एल्डोस्टेरॉन, और डीसीटी जो है उसका कंट्रोल एल्डोस्टेरॉन के अंडर में आता है। ठीक है, जहां से सोडियम आयन जो है वो एक्टिवली रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। नाउ बात करते हैं क्लोराइड आयंस, दीज आर रीएब्सॉर्ब्ड इन द डीसीटी। वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड इन द डीसीटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब डीसीटी के अंदर सेकंड पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन नाउ दिस टाइम देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज हेल्पिंग हियर, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब डीसीटी को दो जन कंट्रोल कर रहे हैं, एक तो तुम्हारा एल्डोस्टेरोन और दूसरा तुम्हारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये रिलीज कौन करता है, ये भी तो प्रश्न आ गया ना तुम्हारे सामने। तो इट इज रिलीज बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चा लोग ध्यान में रखना, ये सारी बातें हैं। ओके, दिस मेक्स द फिल्ट्रेट आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। अब फिल्ट्रेट क्या हो चुका है, देखो वाटर रीअब्सॉर्ब हो चुका है, आयन रीअब्सॉर्ब हो चुका है, तो सारी चीजें बैलेंस चल रही है, आइसोटोनिक कंडीशन है यहाँ पे। ओके, कौन सी कंडीशन है? आइसोटोनिक कंडीशन है। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी चालू हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल द फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। सही बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। फर्दर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस। नाउ द फिल्ट्रेट व्हिच बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड व्हिच मेक्स द फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। अब ये हुआ कैसे कॉन्सेंट्रेटेड? जो भी चीजें अनवांटेड जो कि ब्लड में गई थी रिटर्न, नाउ इट हैज टू बी कम बैक अगेन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि यूरिन है ना, ये यूरिन इज अ हाइपोटोनिक कंडीशन, ये याद रखना आप लोगों को। ओके, द एंटायर डक्ट इज परमिएबल टू द वाटर, मतलब यहाँ से वाटर तो है वो रीअब्सॉर्ब होने वाला है 100% है। ओके, दस द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द एडीएच। मतलब अगेन द कलेक्टिंग ट्यूब जो है वो एडीएच के कंट्रोल में रहती है, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर कुछ भी अमाउंट में एक्स्ट्रा वाटर है तो वहां से रीअब्सॉर्ब होना जरूरी है, क्योंकि पानी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर मान लो बंदे ने पानी कम पिया है और पानी यूरिन में भी छोड़ रहा है, तो फिर वो बंदे को प्रॉब्लम हो सकती है ना, दैट पर्सन विल बी रिमेन इन अ प्रॉब्लम, तो वो नहीं होना चाहिए। देयरफॉर द बॉडी हैज टू डिजाइन इन सच अ वे दैट कि जहां पे भी हमारा वाटर रीअब्सॉर्ब हो सकता है करेंगे। ओके, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, चाहे एडीएस ही क्यों ना सीक्रेट करना पड़े। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। नाउ सोडियम इज रीअब्सॉर्ब्ड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द एल्डोस्टेरोन। ये वही बातें हैं जो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले डीसीटी के रिस्पेक्ट में देखी। द फिल्ट्रेट इज नाउ कॉल्ड एज द यूरिन। ओके, सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो थी बॉडी ने एब्सॉर्ब कर ली है, बाकी सारी जो अनवांटेड थी वो कॉन्सेंट्रेटेड चीजें थी जो कि यूरिन बन चुकी है। The urine is now hypertonic to the blood plasma and the isotonic to the medullary fluid. What is called as a medullary fluid? The fluid which is present in the medullary region, या फिर interstitial fluid कह सकते हो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, और हमेशा याद रखना ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है ना वो एक्टिवली एब्सॉर्ब्ड होते हैं ब्लड के अंदर, हमेशा याद रखना इट इज एक्टिवली एब्सॉर्ब्ड। ओके, देयरफॉर इट इज नॉट सीन इन केस ऑफ द यूरिन। हाँ, अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो ही आप लोगों को देखने मिलेगा, अदरवाइज इट इज नॉट सीन। ओके, दैट इज अ डायबिटीज मेलिटस कंडीशन होती है, बात करेंगे डिसऑर्डर वाले पार्ट को लेके, फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है। ओके, देयरफॉर द एब्सेंट इन द यूरिन द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज अ हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। ये जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हैं इनको हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका एब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि बॉडी में रिक्वायर्ड होती है ये सारी चीजें। समझ में आई? लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस का मतलब क्या है? ऐसी अनवांटेड चीजें जिनको बाहर फेंकना होता है। ठीक है,
नाउ सी रेनॉल्ड थ्रेशोल्ड, अभी एक और टॉपिक आता है रेनॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ ए सब्सटेंस is it highest concentration into the blood up to which the totally reabsorb from the glomerular filtrate. Now the renal threshold of the glucose, देखो ग्लूकोज जो मैंने कहा जिसको रेनल थ्रेशोल्ड भी कहते हैं ना, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा हो गया तो बाहर निकल जाएगा यूरिन में। ओके, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये आपका नीट का क्वेश्चन है। कितना होना चाहिए ग्लूकोज इन द ब्लड, देखो 180 मिलीग्राम होना चाहिए पर 100 ml ऑफ द ब्लड, तभी ये बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अदरवाइज मान लो एक्सीड कर दिया, 280 हो गया या 200 250 हो गया, दैट मींस ये बहुत ज्यादा शुगर है, तो वो यूरिन में निकल जाएगी। ओके, डायूरेसिस कंडीशन वगैरह है, सब पढ़ेंगे आगे जाके, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लो, ठीक है। नाउ tubular reabsorption topic is also over. Now let's talk about the topic called as a tubular secretion over here. The cells of the renal tubule not only remove the substance from the filtrate by the process of reabsorption and send them to the blood capillaries, that is a peritubular, मतलब सबको पता है ना कि जो भी फिल्ट्रेट था वो सारी चीजें उनमें से, फिल्ट्रेट में से जो भी इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीजें उठ के सीधा ब्लड में चली गई थी, दैट इज इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, बट आल्सो एक्सट्रेट द एडिशनल वेस्ट फ्रॉम द blood stream into the filtrate by the process called as a secretion. Okay, thus tubular secretion is opposite to the tubular reabsorption, मतलब tubular secretion जो है it is just opposite to the tubular reabsorption. देखो कैसे होता है, इट ऑकर्स एज फॉलोस, जैसे कि creatinine, hippuric acid and the pigment and the drugs which includes penicillin like drugs, okay, are actively secreted into the filtrate in the PCT from the interstitial fluid. Hydrogen ions and the ammonia are also secreted in the PCT. Okay, क्या क्या चीजें PCT के अंदर secrete हो रही है, तो देखो creatinine, hippuric acid, pigments, drugs including penicillin are actively secreted into the filtrate by the into the secret सॉरी इनटू द फिल्ट्रेट इन द पीसीटी, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और ये चीजें इसके अंदर आई कहां से, फ्रॉम द इंटरटिशियल फ्लूइड। व्हाट इज इंटरटिशियल फ्लूइड, नेफ्रॉन्स के आजू बाजू का जो भी एरिया रहता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरटिशियल फ्लूइड एरिया। ओके, और इतना ही नहीं, देखो हाइड्रोजन आयंस एंड द अमोनिया आर आल्सो सिक्रेटेड इन द पीसीटी ओनली, तो ये सारी चीजें बॉडी को नहीं चाहिए होती है, ठीक है। नाउ सेकंड पोजीशन देखो, यूरिया एंटर्स द फिल्ट्रेट बाय द डिफ्यूजन इन द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप ऑफ हेनली, मतलब थिन सेगमेंट जो था असेंडिंग लिम्फ का उसके अंदर एंटर कर जाता है, असेंडिंग लिम्फ के अंदर एंटर कर जाता है यूरिया, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, बाइकार्बोनेट आयंस आर सीक्रेटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द फिल्ट्रेट इन द डीसीटी, मतलब ये सारी चीजें आप डीसीटी में आ रही है, क्या क्या, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, बाइकार्बोनेट आयंस आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द फिल्ट्रेट इन द डीसीटी रीजन में। ओके, अब ये हाइपरटोनिक कंडीशन हो रही है सारी चीजें, देखो यहाँ पे, सो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन ऑकर्स इन द पीसीटी, लेकिन ये एक नोट है आपको ध्यान में रखनी है। ओके, समझ में आ जाएगी, एक छोटा सा डायग्राम है, उसके थ्रू सारा चीज समझ में आ जाएगा। रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड द अमोनिया फ्रॉम द ब्लड इन द पीसीटी एंड डीसीटी हेल्प्स द मेंटेन द पीएच। ओके, हाइड्रोजन आयन रिमूव करना, अमोनिया को रिमूव करना ब्लड से इन पीसीटी के अंदर, इन डीसीटी के अंदर, इससे क्या होता है, पीएच जो है वो मेंटेन होता है, पीएच किसका, ब्लड का। ओके, दैट इज 6 to 8 होना चाहिए, है ना, मतलब ऑलमोस्ट क्लोजर टू द न्यूट्रल, यूजुअली 7.4 इज द पीएच ऑफ द ब्लड, यू कैन से। Now see, tubular secretion plays a minor role in the function of the human kidney, but in case of the animal like marine fishes and desert amphibians whose nephrons do not possesses the development of the glomeruli, मतलब यहाँ पे आपको marine fishes and desert amphibians के ऐसे दो examples दिए हुए हैं जिनके पास glomerular filtration नहीं देखा जाता, वहां पे tubular secretion plays a very vital role। जैसे कि हमारे को कंपेयर किया गया है, हम लोगों को कंपेयर किया गया है, तो tubular secretion इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है जितना ज्यादा ये लोग में करता है, ठीक है। देयर यूरिन इज ऑलवेज फॉर्म्ड मेनली बाय द ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ यूरिया, क्रिएटिनाइन एंड द मिनरल आयंस, इनके थ्रू ये उनका यूरिन फॉर्मेशन होता है। ओके, किडनी एक्सक्रीट अबाउट 1.5 लीटर ऑफ द यूरिन इन अ डे, कितना होता है, 1 लीटर या 1.5 लीटर के आसपास यूरिन जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट जो है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइन, एक डायग्राम जो था मुझे आपको दिखाना है वो मैं दिखा देता हूं, इसी लेक्चर से रिलेटेड है। तो ये रहा वो डायग्राम, एक सेकंड रुक जाओ।
आई थिंक ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं आज के लेक्चर में। फाइन, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। अभी ये कॉन्सेंट्रेशन जो भी फिल्ट्रेट हम लोग ने देखा है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। कुछ जगह पे हाइपोटोनिक था, कुछ जगह पे हाइपरटोनिक था, फिर हाइपोटोनिक, ऐसे सारी कंडीशंस हम लोगों ने देखी ना, तो वो कैसे होती है वो देख लो, सो दैट आप लोगों का लिंक बन ही जाएगा इस लेक्चर से। देखो, बिसाइड रिमूविंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंप्यूरिटीज फ्रॉम द ब्लड अंडर होम्योस्टैसिस, द किडनी ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ये तो तुमको पता है कि किडनी ऑस्मोरेगुलेशन करती है, ओके, दैट इज व्हाट द रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोलिटी, ओके, बाय मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी। मतलब सॉल्ट एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर मेंटेन रहेगा तो हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द बॉमेंस कैप्सूल में जो आया था रिसेंबल्स द ब्लड प्लाज्मा कंपोजिशन, एक्सेप्ट उसके अंदर प्रोटीन्स एंड फैट्स नहीं होते। फिर से पॉइंट आ गया, मतलब खाली प्रोटीन्स एंड फैट छोड़ दोगे तो बाकी सारी चीजें जो है वो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाती है, ठीक है। नाउ सी, देयरफॉर इट इज ऑलमोस्ट कॉल्ड एज आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा। अभी पीसीटी की बात करें तो यही आइसोटोनिक था, ठीक है, यही आइसोटोनिक सोल्यूशन था जिसमें से 65% चीजें जो थी वो रीएब्सॉर्ब हो चुकी थी, है कि नहीं। अब फिल्ट्रेट जो था वो टर्न हो चुका था हाइपोटोनिक कंडीशन में, है ना। देखो 65% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन द पीसीटी, देयरफॉर द फिल्ट्रेट हैज बिकम नाउ हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। अब इसके बाद फिल्ट्रेट किसके अंदर गया था, तो डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर गया था। डिसेंडिंग लिम्फ के बाद किधर चले गया था, ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप एनली फिल्ट्रेट है ना, बिकम हाइपोटोनिक, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्फ है इट इज परमिएबल टू द वाटर नॉट परमिएबल टू द आयंस, एंड असेंडिंग लिम्फ इज परमिएबल टू द आयंस बट इम्परमिएबल टू द वाटर। इसलिए अभी यहाँ पे असेंडिंग लिम्फ में कंडीशन क्या हो गई थी, हाइपोटोनिक कंडीशन हो गई थी, है ना। इन डीसीटी द फिल्ट्रेट बिकम्स आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा बिकॉज एल्डोस्टेरॉन और एडीएच ने अपना काम कर दिया। एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम आयंस को इंक्रीज कर दिया एब्जॉर्प्शन इसका, और एडीएच ने वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर दिया रेस्पेक्टिवली, ये भी आप लोगों ने देखा, ठीक है। द कलेक्टिंग डक्ट जो थी फाइनली फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑकर्स मेक्स द फिल्ट्रेट नाउ कॉल्ड एज अ यूरिन, और यूरिन जो होता है इट इज ऑलवेज अ हाइपरटोनिक कंडीशन, तो ये नॉर्मल यूरिन है जो कि हाइपरटोनिक होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये अभी डायग्राम यहाँ पे बनेगा सो दैट आप लोगों को ये लिंक समझ में आएगी। देखो, ये तुम्हारा एफरेंट आर्टरी, ये तुम्हारा इफरेंट आर्टरी, ठीक है, और ये बीच में ग्लोमेरस, ये नीचे आ गया तुम्हारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये आ गया यहाँ पे पीसीटी, ठीक है। पीसीटी में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो गई, देखो एक्टिव एब्जॉर्प्शन टेकन प्लेस फॉर द ग्लूकोज, है ना, एमिनो एसिड जो है ये 100% एब्जॉर्ब हो चुके हैं। बचा क्या, 70% सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है, 75% पोटेशियम एब्जॉर्ब हो जाता है, क्लोरीन बाय डिफ्यूजन एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर बाय ऑस्मोसिस एब्जॉर्ब हो जाता है, और यूरिया भी है वो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। फाइनली इट बिकम्स एन आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस का एग्जांपल क्या दिया था, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। और ग्लूकोज कितना होना चाहिए ब्लड में, 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद फिल्ट्रेट जो था वो डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर आया, तो डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हुई, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि बाकी की चीजें तो एब्जॉर्ब होती नहीं है कि नहीं, बिकॉज इट इज इम्परमेबल टू द आयंस। इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, हाइपोटोनिक हो गई, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, मतलब सॉल्वेंट इज रिमूव्ड, बाकी सारा सोल्यूट जो है वो उसी के अंदर पड़ा हुआ है, ओके। नाउ चीजें मूव कर गई असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में, तो वहां पे क्या एब्जॉर्ब हो गया, सोडियम एब्जॉर्ब हो गया, क्लोराइड एब्जॉर्ब हो गया, पोटेशियम एब्जॉर्ब हो गया, तो कंडीशन क्या हो गई नाउ, आइसोटोनिक, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया गया था। फिर बात चलेगी डीसीटी को लेके, तो डीसीटी में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हुई, आप लोग देखो यहाँ पे ये रहा एरो आपके सामने, तो ये सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हुई, और बाइकार्बोनेट भी एब्जॉर्ब हो गया, ओके। एनी डाउट हियर, नो, ओके। नाउ बात करते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को लेके, तो कलेक्टिंग ट्यूबुल में जो भी सीक्रेट होता है वो यूरिन होता है, लेकिन इसमें से वाटर जो है ये 95% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच, जिसको हम लोग कहते हैं वैसोप्रेसिन ऑल्सो, ओके, हैव ओनली नाउ लो और नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिन। सो यूरिन फॉर्मेशन टॉपिक जो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, ओके। तो यही सारा पार्ट जो है इसी डायग्राम में भी दिया गया है, यू जस्ट गो थ्रू दिस डायग्राम, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, यहीं पे सारी चीजें बताई गई है। बस मेरा वाला डायग्राम जो है वो काफी जल्दी आप लोगों को समझा देगा, ये थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम रखा हुआ है, जस्ट रीड करो एक बार पॉज लेके, सारी बातें एकदम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर इज सेम व्हाट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड। काउंटर करंट मैकेनिज्म है, नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। सो हियर आवर लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड, कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ओके। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, टेक केयर, बाय बाय।